कभी सोचा है कि भारतीय सिनेमा की चकाचौंध के पीछे क्या छिपा होता है? चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां कवि पैनकेक मेकअप लगाते थे और राजनीति हॉलीवुड से भी ज्यादा मायने रखती थी। आज हम बात करेंगे 1940 के मशहूर जेमिनी स्टूडियोज की एक ऐसी ही अजीब और हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं स्टूडियो की सबसे कह सकते हैं अजीब जगह से, मेकअप डिपार्टमेंट से। लेखक ने इसे उग्र दुख का अड्डा कहा था और ये लाइन बताती है कि ऐसा क्यों था। तो चलिए अब जेमिनी स्टूडियोज के अंदर चलते हैं और हमारी पहली मंजिल वही बदनाम मेकअप डिपार्टमेंट। पैनकेक मेकअप, ये नाम ही सब कुछ बता देता है। ये स्टूडियो के हर ऑन स्क्रीन लुक की कह सकते हैं नींव था। हर कलाकार के चेहरे पर यही लगता था। और कितना, अरे स्टूडियो इसे सचमुच ट्रक भर भर के खरीदता था, मजाक नहीं है। अब जरा उस कमरे की हालत के बारे में सोचिए। कहते हैं कि वो कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, और अब वहां हर कोने से आग उगलती, चिलचिलाती लाइटें सीधे कलाकारों के चेहरे पे पड़ती थीं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे उग्र दुख की जगह कहा जाता था। और हाँ, इस मेकअप डिपार्टमेंट का एक बड़ा मजेदार सिस्टम था, एक तरह की हायरार्की। जो मेन मेकअप आर्टिस्ट था वो हीरो हीरोइन को तैयार करता था। फिर जैसे जैसे एक्टर का रोल छोटा होता जाता, मेकअप करने वाले का पद भी छोटा होता जाता। और इस हायरार्की में सबसे नीचे कौन था? बेचारा ऑफिस बॉय। उसका काम सेट पर मौजूद पूरी की पूरी भीड़ का मेकअप करना। अब हर स्टूडियो की तरह जेमिनी में भी कुछ अनोखे किरदार थे। तो चलिए इनमें से कुछ खास लोगों से मिलते हैं जिनके सपनों और परेशानियों ने ही इस जगह की कहानी को शक्ल दी। स्टूडियो में ना दो लोग बिल्कुल एक दूसरे से उलट थे। एक तरफ था ऑफिस बॉय, 40 साल का एक फ्रस्ट्रेटेड कवि जिसे लगता था कि उसकी हर नाकामी की वजह कोथमंगलम सुब्बू हैं। और दूसरी तरफ थे खुद सुब्बू, बॉस के नंबर 2, एक बेहद खुशमिजाज टैलेंटेड इंसान जिसे हर कोई पसंद करता था। मतलब सुब्बू प्रॉब्लम सॉल्वर थे। अगर कोई सीन ठीक से नहीं बन रहा है तो सुब्बू के पास उसके लिए दर्जनों नए आइडियाज होते थे। वो कवि थे, लेखक थे, एक्टर थे, सब कुछ थे। और यही वजह थी उनकी वफादारी और उनका टैलेंट कि वो बॉस के सबसे करीबी इंसान थे। अब देखिए पूरा स्टूडियो कवियों और सपने देखने वालों से भरा था, लेकिन इन्हीं के बीच एक इंसान सबसे अलग था, एक वकील। वो लॉजिक और तर्क की दुनिया में जीता था और इसी वजह से उसने एक बार अनजाने में ही एक उभरती हुई एक्ट्रेस का करियर लगभग खत्म ही कर दिया था। चलिए अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, एक रहस्य। स्टूडियो में दो ऐसे मेहमान आए जिसने सबको चौंका दिया और ये इशारा भी किया कि जेमिनी स्टूडियोज सिर्फ फिल्में नहीं बना रहा था, बल्कि किसी बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा था। तो पहले स्टूडियो का पॉलिटिकल माहौल समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग खादी पहनते थे, गांधी जी को मानते थे और पॉलिटिक्स से दूर ही रहते थे। लेकिन एक चीज थी जिस पर सब एक मत थे, वो कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए कम्युनिस्ट का मतलब था एक ऐसा इंसान जो भगवान को नहीं मानता और बस हिंसा फैलाना चाहता है। अब इसी माहौल में दो बड़ी अजीब घटनाएं हुई। पहली, अचानक 200 लोगों की एक इंटरनेशनल टीम स्टूडियो आ गई। नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। उन्होंने स्टूडियो में एंटी कम्युनिस्ट नाटक किए और फिर इसके कुछ ही महीने बाद एक अंग्रेज कवि स्टूडियो में भाषण देने आया। कोई नहीं जानता था कि वो यहां क्यों आया है। यही तो सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये अंग्रेज कवि था कौन? मतलब स्टूडियो के लोग वर्ड्सवर्थ और कीट्स जैसे कवियों के नाम तो जानते थे, पर इस आदमी का नाम किसी ने सुना तक नहीं था। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो कौन था। असली सवाल तो ये था कि वो एक तमिल फिल्म स्टूडियो में कर क्या रहा था। एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल आम लोगों के लिए फिल्में बनती थीं, वहां एक अंग्रेज कवि का क्या काम? ये कॉम्बिनेशन किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। तो कई सालों तक ये पहेली ही बनी रही। फिर धीरे धीरे एक एक करके लेखक को कुछ सुराग मिले और ये रहस्य सुलझने लगा। पहला क्लू मिला कई साल बाद। हुआ ये कि लेखक की नज़र अखबार में एक छोटे से ऐड पर पड़ी। एक ब्रिटिश मैगजीन थी, द एनकाउंटर, जो एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन करवा रही थी। और जैसे ही लेखक ने उस मैगजीन के एडिटर का नाम पढ़ा, उनके दिमाग की बत्ती जल गई। एडिटर का नाम था स्टीफन स्पेंडर। जी हां, वही अंग्रेज कवि। अचानक से पहेली का एक हिस्सा अपनी जगह पे फिट हो गया। लेकिन असली राज वो तो इसके भी कई साल बाद खुला। तब तक लेखक जेमिनी स्टूडियोज छोड़ चुके थे। उन्हें फुटपाथ पर सिर्फ 50 पैसे में किताब मिली
और वही किताब इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा थी। उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ये 6 जाने माने लेखकों के एसेज का कलेक्शन था। उन्होंने उसमें अपनी कहानी बताई थी कि कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ खिंचे चले गए और फिर कैसे उनका उससे मोहभंग हुआ। और जब लेखक ने उन 6 लेखकों की लिस्ट देखी तो एक नाम पर उनकी नजरें जम गईं। नाम था स्टीफन स्पेंडर। बस, आप जाकर पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज में आखिर चल क्या रहा था। तो असली कहानी ये थी, जेमिनी के बॉस एसएस वासन को स्टीफन स्पेंडर की कविताओं से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें मतलब था उनके एंटी कम्युनिस्ट विचारों से। स्पेंडर का वो दौरा और उससे पहले एमआरए के नाटक, ये सब ये दिखाने का एक तरीका था कि जेमिनी स्टूडियोज भी इंटरनेशनल एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक हिस्सा है। जेमिनी स्टूडियोज की ये कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम जो फिल्में देखते हैं, जो आर्ट हमें पसंद है, उसके पीछे न जाने और कितने ऐसे ही छिपे हुए पॉलिटिकल एजेंडा और इतिहास दबे होते होंगे। है ना सोचने वाली बात कि रुपहले पर्दे के पीछे आखिर और कितने राज छिपे हैं।